आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। इस हफ्ते का प्रोग्राम था किसी और मौजू पे कर रहा हूं, किसी और मौजू पे। इससे पहले कि अपने असल मौजू पर आऊँ, किसी ने मुझ तक पैगाम पहुंचाया, किसी बहुत अपने ने। उस पैगाम का रास्त जवाब देने के बाद मैंने वादा किया, मैंने कहा कि जो बात मैं आपसे उस वक्त कह रहा हूँ वही बात ऑन एयर कहूँगा, तो आज अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। मुझे कहा गया कि मैं ज़रा हाथ हौला रखूँ क्योंकि अल्ताफ़ भाई की सेटिंग हो गई है। अब वो सेटिंग KMC से हुई है या किससे हुई है तो आप बेहतर जानते हैं। अल्ताफ़ भाई की सेटिंग हो गई है और जल्द या बदेर अल्ताफ़ भाई के चमचों के हवाले इस शहर को दोबारा कर दिया जाएगा। तो जो मैंने कहा मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ। हज़रत ज़रा कान खोल के दोबारा सुन लीजिएगा। अल्ताफ़ भाई एक बार फिर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने में कामयाब हो जाएं, मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी भी एयरपोर्ट पर उतरें और मुक़्तदर तरीन इदारों के सरबराहान खुद उन्हें रिसीव करें। उनके हाथ में जामे अज़हर का फतवा हो कि अल्ताफ़ हुसैन इस रुए ज़मीन का सबसे बेज़रर और मासूम आदमी है और उनके सर पर इमाम काबा की चादर तानी गई हो। उनकी मासूमियत को साबित करने के लिए तब भी कुर्रे अर्ज़ पे नूरुल आरफीन सिद्दीकी वो आखिरी आदमी होगा जो अल्ताफ़ हुसैन को मासूम साबित करेगा। इल्ला कि मुझे जहन्नम में जाने का परवाना मिल जाए, मैं जहन्नम में जाने को तरजीह दूंगा। अल्ताफ़ भाई और उनके चमचों की मासूमियत पर यकीन लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, आज अखबार पढ़ा, खून खौल गया। ये आप पढ़ रहे होंगे, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बिल्ली कहना, मैं बिल्ली की शान में तौहीन नहीं करना चाहता था, बिल्ली को वासे जलील से मिलाना नहीं चाहता था। वासे जलील की शान में पहले भी बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, आज दोबारा करूँगा। अल्ताफ़ हुसैन के दस्ते रास्त वासे जलील और उसके तमाम तर जराइम में या कम अज़ कम बहुत सारे जराइम में शरीक, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर शरीक इस एक शख्स ने, जो पहले अल्ताफ़ हुसैन का बाकायदा चमचा खुशामदी, फिर मीडिया विंग का इंचार्ज, उससे पहले गुलशन टाउन का नाजिम, चाइना कटिंग का जद्दे अमजद और न जाने पता नहीं क्या क्या है। अमेरिका से इन्होंने ट्वीट दागा है। अमेरिका जाने के पैसे ये जहेज़ में नहीं लाए थे। गुलशन में जो इन्होंने चाइना कटिंग फरमाई है, गुलिस्तान जौहर में जो इन्होंने नाजायज़ कमाई से अपने बंगले बनाए हैं और जितना हराम का रुपया इन्होंने कराची में कमाया है, ये उस पैसे से अमेरिका पहुँचे हैं। कराची में रहने वाले कितने महाजिर, मैं खुद एक महाजिर उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, महाजिर नहीं। मेरे वालिद साहब महाजिर थे क्योंकि वो इंडिया से हिजरत करके आए। कराची में रहने वाले कितने ऐसे उर्दू स्पीकिंग है जो अमेरिका जाना या अमेरिका का अलिफ भी देख पाते हैं? वासे जलील कैसे चला गया? अच्छा, MQM बोलने वालों की लॉटरी क्यों लगती है? अल्ताफ़ भाई अमेरिका चले गए, हैदर अब्बास रिजवी कनाडा चले गए, वो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत आदमी, क्या नाम है उसका, बाबर गौरी वो अमेरिका चला गया। कैन यू बिलीव? हम यहाँ ख्वार हो रहे हैं, महाजिर यहाँ जलील ख्वार हो गए, महाजिरों को बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे और महाजिरों के मसीहा गुटका खिला खिला के इस कौम को मार दिया। वो वहाँ चले गए और वहाँ जा करके जब वो देखते हैं कि अब हमारा मंजन नहीं बिकने का, तो उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया कि जी अब हम तमाम तर जो जराइम से वो तौबा करते हैं। कल तक यही वो वासे जलील था जो मीडिया को फ़ोन किया करता था और उसके बाद आने वालों ने, कमर मंसूर जिनमें सर फहरिस्त थे, इस रवायत को बरकरार रखा। डायरेक्टर न्यूज़ लेवल के लोगों को फ़ोन करके डराना और धमकाना इस आदमी का शेवा था। खुद मुझे अपने टेलीफोन, अपने मोबाइल पर कितनी मरतबा मुतअद्दिद कॉल्स, और जाहिर है कि उन कॉल्स को ना मानने के नतीजे में जितनी मरतबा मुझे जो मामलात उठाने पड़े वो एक अलग दास्तान है। इसलिए कि मैं जहाँ था वहाँ मुझसे ऊपर वाले भी कुछ लोग फरोख्त हो चुके थे इस एक आदमी के हाथों। उन्होंने क्या क्या मामलात किए, क्या नहीं किए, वो उनका अपना ज़मीर जाने। इदारे बहरहाल इसे एक सूरत हाल का नोटिस ले सकते हैं। इदारों के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये कि साबिक बदमाश अचानक सुधर कैसे गया? तमाम तर वो जराइम से इसने तौबा कर ली। चलिए मान लेता हूँ मौलाना तारिक जमील के बयान की रोशनी में कि किसी को भी जो है ना वो आप कमतर ना जाने, हकीर ना जाने। चलिए मैं तायब हो जाता हूँ, मैं तमाम तर इल्ज़ामात वापस ले लेता हूँ। हज़रत, वो जो आपने चाइना कटिंग से कराची को बेचा था और जो आप अमेरिका जाके सेटल हो गए, क्या वो अरबों रुपए आप लौटाएंगे इस महाजिर कौम को? वो नहीं कर सकते तो एक काम तो कर दीजिए कि कराची में जितने लोग महाजिर हैं जिनको आप मुत्तहिद होने की तलकीन फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि मुत्तहिद हो जाएं वरना महाजिर कौम का नामो निशान मिट जाएगा। महाजिर कौम का नामो निशान आधों को तो गुटखा खिला के आपने कैंसर करवा दिया। वो जिन्हें अस्पताल में लाइन लगाए खड़े हैं, कब उनका अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माज़ल्ला, रेडिएशन या कीमोथेरेपी का नंबर आएगा। बाकी जो रह गए वो ज़िंदगी के धक्के खाने से ही उनको फुर्सत नहीं मिली। हैदर अब्बास रिजवी साहब भी एक मौजूद थे। पहले वासे जलील की एक करतूत ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। इस लेवल का तासुबी आदमी
वो कह रहा है मैं सुधर गया। जरा दिखाना ये अमेरिका में किस तरह से नारे लगा रहा था लंदन में। जिंदा है महाजिर नहीं, जिंदा था महाजिर। जब तुमने बना लिया अपनी दुकान तो महाजिरों को जीते जी मार डाला। वासे जलील की शान में इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आपको यह साबित करना मकसूद है कि वासे जलील पर मैं जो तोहमतें लगा रहा हूं अपने घर से नहीं लाया। जरा दिखाएं वासे जलील की रेंजर्स के सामने पेशी के हवाले से वो वीडियो रिपोर्ट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वासे जलील जो कि 10 माह के बाद लंदन से कराची पहुंचे थे, रेंजर्स एहलकारों ने वासे जलील से पूछगछ की है। अब तक की अहम खबर आपको देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वासे जलील 10 माह के बाद लंदन से कराची पहुंचे थे और कराची पहुंचते ही रेंजर्स एहलकारों ने वासे जलील से पूछगछ की। इसी बारे में मजीद जानेंगे अब तक न्यूज के नुमाइंदे जैन अली से। जैन, क्या बताएंगे, क्या पूछगछ की है रेंजर्स ने उनसे? जी बिल्कुल, ये एमक्यूएम जराये से इत्तलात मौसूल हुई है कि एमक्यूएम के रहनुमा वासे जलील को रेंजर्स की जानिब से रेंजर्स हेडक्वार्टर तलब किया गया था। कुछ मामलात में वासे जलील FIR में नॉमिनेट है। इसके अलावा कुछ इल्जामात भी उन पर जो है वो मौजूद है, जिस हवाले से पूछगछ करने के लिए रेंजर्स की आला हुकाम की जानिब से वासे जलील को तलब किया गया था। और जराये का ये कहना है कि एमक्यूएम के रहनुमा रेंजर्स के जो आला अफसरान है उनसे मुलाकात के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। उनके हिरासत के हवाले से जो इत्तलात है वो गलत और बेबुनियाद है। वासे जलील ने कहा, जिम्मेदारियों के दौरान अगर उन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो सबसे माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह ताला भी हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करता मेरे भाई, लेकिन तुम अल्ताफ हुसैन के पैरोकारों, तुम्हें अल्लाह में से क्या वास्ता? मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ज़रर पहुंचाया है, तुम वही थे ना जिसने मुझे कहा था कि 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले लूं और किसी एक बहुत अच्छे चैनल में मैं तुम्हारे कहे पर अमल करता रहूं। तुम वही थे ना जिन्होंने इस वक्त भी मीडिया इंडस्ट्री में वो लोग मौजूद हैं जिनको तुमने लाखों रुपए पर अपनी चमचागिरी करने के लिए रखा हुआ है। आज कहां है वो तुम्हारे चमचे? आज वो क्यों तुम्हारे हक में शोज नहीं करते? आज वो कहां है जय्यद एंकरान इकराम जिनके अकाउंट्स पे तुम लाखों रुपए महीने के डलवाते रहे हो? लेकिन ये सवाल इदारों से करना है कि वासे जलील टाइप का एक हाई प्रोफाइल जय्यद क्रिमिनल पाकिस्तान छोड़कर कैसे चला गया? आया 10 माह के बाद, रेंजर्स ने इसको काबू कर लिया। रेंजर्स के काबू करने के बाद पाकिस्तान से इसको कैसे निकाला गया? यह है हमारा सवाल। इस सवाल पर और इससे मुंसलिक और बहुत सारे सवाल पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो बात कर रहा हूं, मैं इस पार्टी की बात कर रहा हूं। वासे जलील तो खैर एक मामूली सा चमचा है। इस पार्टी से जुड़े और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शान में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। एक हजरत थे जिनके बारे में मैं मुतअद्दिद मरतबा अपने प्रोग्राम में सवाल कर चुका हूँ, हैदर अब्बास रिजवी साहब। बोलने में इनका कोई सानी नहीं, बहुत ज़्यादा काबिल आदमी है, लर्नेड आदमी है, ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन इससे कता नज़र व्हेन इट कम्स टू राइट और रॉन्ग तो मुझे ये बात करनी पड़ती है। हैदर अब्बास रिजवी साहब की एक वीडियो है जी, ज़रा दिखाइएगा। इस्लामाबाद में वो एक हाउसिंग सोसाइटी में चांदमारी करते दिखाए गए थे। जी हाँ, ये एमक्यूएम के रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली हैदर अब्बास रिजवी ही हैं। हैदर अब्बास रिजवी इन दिनों कनाडा में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा की ये फुटेज टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर छापे के बाद सामने आई। वो ऑटोमेटिक असलहे से निशानेबाजी की मशक कर रहे हैं। कल को हैदर अब्बास रिजवी भी जो है वो किसी जगह से अपना एक माफ़ीनामा जारी कर देंगे और फिर आप पर और मुझ पर, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर लाजिम है कि इनकी मासूमियत पर ईमान ले आइए। आमन्ना सदकना कहिए, वरना आपसे ज़्यादा बड़ा तो महाजिर दुश्मनी कोई ना होगा। यार कोई खुदा का खौफ करो। और सोने पे सुहागा, उस एक बात से जो सबसे ज़्यादा अजियत पहुंची, ये फायरिंग कर रहे थे तो उससे अजियत नहीं पहुंची। अब एमक्यूएम वाले फायरिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तस्बीह पढ़ेंगे? तबलीगी जमात तो है नहीं। तकलीफ उससे पहुंची कि हैदर अब्बास रिजवी को पिछले दिनों एमक्यूएम पाकिस्तान के, नॉट एमक्यूएम लंदन के मुनहरिफ अली रजा आब्दी और एमक्यूएम पाकिस्तान के मौजूदा वॉटेवर अली रजा आब्दी ने दरियाफ्त फरमाया और पता ही चला, ज़रा दिखाना भैया 70-30 में, कि हैदर अब्बास रिजवी भी जो हैं वो कनाडा गए थे और कनाडा जाने से पहले कुछ एक मामलात थे इनके ऊपर। इनको भी रेंजर्स ने बुलाया था
कराची में एक बड़े स्कूल पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था और उसमें तालिबान के नाम का लव लेटर लिखा गया था। हैंड ग्रेनेड फेंकने वालों का ताल्लुक हैदर अब्बास रिजवी से था या हैदर अब्बास रिजवी ने उनको रिक्शा करा के दिया था कि वो आए थे, ये एजेंसी वाले बताएंगे बेहतर। रेंजर्स वालों से ये पूछना है कि इनको बुला करके उससे क्या बात राजो न्याज वगैरह किए गए थे, और अगर राजो न्याज किए गए थे और इनको मुल्क छोड़ने पर पाबंदी थी तो ये मुल्क से छोड़ करके कैसे चले गए। ये उसके बाद कनाडा तशरीफ ले गए और कनाडा से बाद अब चूंकि पूरा वक्त आया है वो हज करने का, तो हज करने से पहले मौसूफ पहुंचे हैं करबला और वहाँ पे हमें करबला की फुज़ूल बरक़ात बता रहे हैं, जैसे कि हमें करबला की फुज़ूल बरक़ात नहीं मालूम। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब 900 पूरे हो जाते हैं तब हज करने का ख्याल क्यों आता है, और ये जो 900 हो गए उसका हिसाब कौन देगा। आप करबला चले गए तो मैं मान लूँ कि आपसे बड़ा पारसा कोई नहीं है। वो वासे जलील जिनके बारे में मैं तबर्रा कर रहा हूँ अभी, उन्होंने इंडिया अमेरिका जाकर, इंडिया तो खैर आपके कायद जाते रहे हैं, आप क्या, उन्होंने अमेरिका जाकर वहाँ एक ट्वीट कर दिया और मैं ईमान ले आऊँ। कैसा बेहुदा मजाक है। बाबर गौरी की इस वक्त भी तामीरात कराची में मौजूद हैं। बाबर गौरी ने आधा कराची बेच के खा गया, आधा कराची बेच के खा गया। उसके अभी भी बड़े बड़े प्लाजाज अपने शोज में मुतअद्दिद मर्तबा में इंकशाफ नहीं कर चुका हूं, बता चुका हूं, सब इंकशाफ तो बहुत पहले हो चुका। लेकिन हैरत होती है मुझे लोगों पर, इदारों पर, अफराद पर कि इतने चिकने घड़े हैं, किसी एक जगह भी इसकी किसी प्रॉपर्टी को तंबू नहीं किया गया, इसलिए कि फायदा इंसानी ज़मीर और ये सब कुछ क्या चीज़ होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 60 साल में हो गए तो जाकर के फिर दाढ़ी भी रख लेंगे, अल्लाह माज़ल्ला तौबा इस्तग़फ़ार, फिर जाकर के खाने काबा या करबला में अपने गुनाहों को भी बख्शवा लेंगे। अल्लाह ताला अरहमर राहिमीन है, हमारा गुनाह वो माफ़ फरमाएगा। वो 900 जो कत्ल हुए वो ऐसे इधर उधर के, उनका खून अर्जा था। इससे पहले कि मैं मज़ीद हज़ियान बकूँ, यहाँ में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का MQM लवर्स से इस्तदा है कि काइंडली टेलीविजन स्क्रीन छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि MQM अल्ताफ़ हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन की पर तबर्रे का सिलसिला वक्फे के बाद भी जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एक्स डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज एक बहुत ही अहम मौजू पर आपसे तबादला ख्याल करने की कोशिश फरमाऊँगा। ये मुझे बताइए, भेड़िए ने खून पीना छोड़ दिया, मगरमच्छ ने इंसानी जो है वो गोश्त खाना छोड़ दिया, और शेर ने अपना नाम बिल्ली रख लिया, वासे जलील ने सियासत छोड़ दी। सियासत छोड़ दी तो तमाम साबका जराइम माफ हो गए या कोई है पूछने वाला? नहीं, देखिए, बात यह है कि जराइम अपनी जगह पे, एक आदमी सियासत करे, उसको 5 करोड़ वोट मिल जाएं, तब भी जराइम तो पाकिस्तान की ताज़ीरात या जो भी मुल्क का कानून हो उसके तहत उनका जवाबदेही करनी है। और अगर वो सियासत छोड़ दे तो तब भी जराइम अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो लिहाजा जराइम की माफ़ी तो मेरा नहीं ख्याल हो सकती है और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुल्क में या किसी भी जगह रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो रूल ऑफ लॉ में तो यही कुछ है कि हर आदमी को कानून के सामने सर झुकाना पड़ता है और जवाबदेही करनी पड़ती है। सर, लेकिन वो कानून लिहा फोड़ के सोता क्यों रह जाता है? जब कभी इमरान फारूक मुल्क से तंबू हो जाते हैं, कभी वासे जलील जो है सुलेमानी चादर पहन करके और कराची से फरार हो जाते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ कोई चेक बैलेंस कुछ है? मतलब ये ऐसे ही फ्री फॉर ऑल है, जिसका जी चाहे आए, जिसका जी चाहे चले जाए? देखिए, ये एक बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि होना नहीं ये चाहिए। जो लोग यहाँ पे जराइम में मुलव्वस रहे हैं उनको ECL पे होना चाहिए था, मुल्क से बाहर जाना उनका बनता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाहर सूरत यहाँ पे ये पिछले 10 साल में ये कमज़ोरी रही है कि लोग बहुत बहुत बड़े जराइम करके बाहर जाते रहे। आप हुसैन हक्कानी को देख लीजिए, इससे बड़ा उसके ऊपर जो इल्ज़ाम और क्या हो सकता था, जो मुल्क के साथ एक तरह की गद्दारी की एक शख्स ने, और वो यहाँ पे जुल दे के चला गया और उसके बाद आप देख लीजिए कि आज दिन तक वो पेश नहीं हुआ।
और किसी ने कोई सिंसियर कोशिश भी नहीं की सर। उसको लेकिन लाने की। ये जो यही हाल मौसूफ बाकी हैं, ये वासे जिस जलील वक्त वगैरह कराची बाकी से लोग- फरार हुए हैं, उस वक्त हालात 1990s वाले तो नहीं थे। 1992 का ऑपरेशन जिस वक्त हो रहा था, उस वक्त तो हालात ज्यादा ही बदतरीन थे। उसके बावजूद इमरान फारूक जैसे एक हाई प्रोफाइल शख्स का आंखों के सामने से निकल जाना, वो ज्यादा बड़ी चपत थी हमारे सर पर। उसके बाद उसे एक चीज से भी हमने सबक नहीं देखिए- सीखा। फिर उसके बाद ये वासे जलील चले गए, उसके बाद हैदर अब्बास रिजवी। अब चलो आरफीन सिद्दीकी अगर आपके सामने से निकल के जा रहा है तो आरफीन कोई अमिताभ थोड़ी है जो आप उसको पहचान लेंगे और उसको रोक लेंगे। हैदर अब्बास रिजवी और वासे जलील पर तो आपके कान खड़े होने चाहिए इदारों के। क्यों कुछ नहीं किया गया? देखिए जी, हैदर अब्बास रिजवी का पता था और हैदर अब्बास रिजवी जो है वो रेंजर्स हेडक्वार्टर में जाके अपनी हाजिरी भी लगाता रहा, जी। लेकिन बावजूद इसके हुकूमत ने उसको ECL पे नहीं डाला और वो निकलने में कामयाब हुआ। अब चीज़ ये है कि अगर आप रिकमेंडेशन दे दें और उसके बावजूद भी हुकूमत ये काम ना करे तो फिर ये हुकूमत तो जो चलानी है जिन लोगों ने वही जिम्मेदार हैं, दूसरे अदारे तो ताबे हैं, दूसरे अदारे तो रिकमेंडेशन वगैरह ही दे सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हर सूरत हमारी इंटेलिजेंस मुश्किलात फेलियर में नहीं था, इजाफा ये हुआ इन हमारी चीज़ों की सियासी वजह से। हुकूमतों की बददयानती थी जिसकी वजह से ये तमाम अफराद इस मुल्क से फरार बिल्कुल। हुए। बिल्कुल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। रेंजर्स ने बेशुमार लोग पकड़े और जिनके केसेस जो हैं बड़े तैयार करके वाजे दिए गए, वो जितने भी लोग जेलों में गए, क्योंकि बाद में आप पुलिस के हवाले कर देते हैं, आप खुद देख लीजिए कि कितने लोगों का ट्रायल हुआ। ट्रायल तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करवाने थे, तो ट्रायल हुए ही नहीं लोगों के, या वो बेल पे निकल गए या पेरोल पे बाहर आ गए। कुछ लोग होंगे शायद अंदर बैठे हों। और यही हाल करप्शन के केसेस का। आप जो बड़े बड़े केसेस हैं, शर्जील मेमन का देख लें, डॉक्टर आसम वगैरह का, और मर्जी से काम चल रहा है। ये तो उज़ैर बलोच है जिसको फौज ने कस्टडी में ले लिया, वरना इस वक्त तक वो भी सारे मुकदमा से बरी होकर फारग हो गया होता। और कोई भरोसा नहीं था कि उसकी भी ताजपोशी होती। मतलब मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये सारा कुछ जो है वो करके उसको भी सर पे भी ताज पहनाया जाता है जिस तरह शर्जील मेमन को पहनाया गया है। और आप देख लीजिए ना कि डॉक्टर आसिम के ऊपर इतने सारे इल्जामात हैं और कितनी दीदा दिलेरी है कि उसको हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन बना दिया। वो तो कह रहे हैं सर वो सिर्फ इल्जाम है, वो मासूम वो आदमी आपको कह रही है कि यार आप मैं तो यही तो कह रहा हूं, मासूम अभी तक तो मुकदमा चल रहा है। ये अच्छा तो सर, ये मुझे यहाँ पे बताइए, एक हुकूमतें और आपको मौसूफ वादे थे, कह रही हैं कि भाई एक और मौसूफ थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सौलत मिर्जा उन्हें कहा जाता था। तमाम तर जराइम अल्ताफ हुसैन के आधे से ज्यादा जराइम, अल्ताफ हुसैन के आधे से ज्यादा जराइम जो है वो इस बेचारे में डाल करके और इसको टांग दिया वहाँ। अब ये बेचारा, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया में नहीं है, हालांकि ये थे बहुत हजरत इन्वर्टेड कॉमास में। अच्छा, अब तो ये मौसूफ नहीं है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये मुझे बताइए, ये फांसी घाट का कैदी और ये वहाँ कव्वाली सुन रहा है, अमजद साबरी की जो है वो परफॉर्मेंस से महजूज हो रहा है, जेल में इसकी सालगिरह मनाई जाती थी, MQM के टॉप हाई प्रोफाइल छिछोरे वहाँ जेल में इस वक्त तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं, और वहाँ इसके साथ बैठ करके तस्वीरें खिंचाया करते थे। उसके बाद उस एक आदमी से MQM ने बरात का ऐलान किया और कहा कि इसने अपने तौर पे मारे, इसका दिमाग खराब था, वरना हम तो तबलीगी जमात वाले लोग हैं। इसको आपने उठा के टांग दिया। इसने नाम लिया इशरतुल इबाद का। इशरतुल इबाद मुल्क से बाकायदा तौर पर रवाना हुए, 14 साल की गवर्नरी भुगता के। यहाँ कराची में धड़ाधड़ लाशें गिरती रहीं और ये हजरत बैठ करके मैं अल्ताफ भाई के अहकामात पर जी सर करते रहे। या नेशनल स्टेडियम में एक बार इनका दिल चाहा तो गिटार भी इन्होंने बजाया, गिटार अच्छा बजाते थे, ये गलत काम पे आ गए। ये मुझे बताइए, इशरतुल इबाद के बारे में एक और मौसूफ हैं जिनका मैं अभी आपसे सवाल करूंगा, इनसे कोई है पूछने वाला कि इन्होंने पाकिस्तान में क्या गदर मचाया था? देखिए, जहाँ तक इनकी करतूतों का ताल्लुक है वो रिकॉर्ड मौजूद हैं, हर तरह की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के पास भी हैं। और अगर उसके बावजूद हुकूमत वो एक्शन नहीं करना चाहती अपनी मसलतों की वजह से, तो फिर आप देख लीजिए। वरना तो ये चीज़ें, अगर आप साफ बात करूं मैं, तो क्या फारूक सत्तार के बारे में चीज़ें मौजूद नहीं हैं? ये महाजरों का दिल दुखा रहे सर आप। वसीम अख्तर उनके बारे में नहीं है? ये हजरात वो हैं जो कि अल्ताफ हुसैन के हर काले करतूत में शामिल थे और इनके नॉलेज में थी वो चीज़ें जो बाद में PSP वाले हजरत जो है वो बताते रहे। ये उन्होंने, मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़े बताया कि जो मीटिंग हुई थी आपकी वहाँ पे दुबई में, जिसमें ये सारा कुछ डिस्कस हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा और रॉ से लिए हुए पैसों का, कि वो पकड़े ना जाएं,
उसमें उसने सारों के नाम लिए जो बैठे हुए थे वहां पे। अच्छा सर, ये मुझे उसमें बताइए जल्दी से, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं आपसे। रहमान मलिक का भी नाम था। कुछ खबरें हैं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक और हजरत हैं जिन्हें मलेशिया से गिरफ्तार करके लाया गया है, हम्माद सिद्दीकी। पता नहीं कब उसको जाहिर किया जाएगा, अगर आपके पास कोई नॉलेज हो तो वो भी मुझे बताइएगा इस सवाल के जवाब में। रईस मम्मा, ये वो मौसूफ हैं जो फरमाते हैं दर्जनों मुखालफिन को कत्ल किया। चकरा गोट का सानिया इनके गले है। फरमाते हैं शहर कायद में असलहे के ज़खायर मौजूद हैं। फारूक सत्तार के लिए जाली वोट डलवाए। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने लैंड ग्रैबिंग, चाइना कटिंग की हिदायत की। अहम शख्सियात की पुष्पनाई से सियासी मुखालफिन को कत्ल किया। सिक्योरिटी इदारों के अफसरान को भी टारगेट किया। डायरेक्टर लैंड के कत्ल का भी एतराफ़। ये इतना हाई प्रोफाइल किस्म का क्रिमिनल, अब अगर सिर्फ इन तमाम जराइम में इसी को फांसी लटका दिया जाए सौलत मिर्जा की तरह, और बाबर गौरी से ना पूछा जाए, अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया जाए, वासे जलील की जाँ बख्शी की जाए, फारूक सत्तार को मासूम तस्वुर कर लिया जाए, तो आपके ख्याल में यह जस्ट होगा? नहीं, ये मैं समझता हूं कि ये तो इंसाफ किसी भी सूरत नहीं कहलाएगा, क्योंकि सौलत मिर्जा के बयानात पे ही ये लोग पकड़े जाने चाहिए थे। उस शख्स ने तख्तावार पे ये बयान दिए हुए हैं, उसके बयानात की बड़ी वैल्यू है। तो ये जो अभी आके ये मामा जो है ये जो बातें कर रहा है, ये उसको रीइंफोर्स कर रही हैं। लेकिन बात वही है कि ट्रायल इनके सारे पुलिस ने करवाने हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अहकामात के ऊपर करवाने हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट परसू करेगी, रेंजर्स या किसी और के पास ट्रायल का इख्तियार नहीं है। वो जब जीआईटी करते हैं तो उसके बाद वो रिपोर्ट दे देते हैं। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर आसिम के केस में जीआईटी बदली गई, ओरिजिनल जीआईटी जो है वो रेंजर्स के पास मौजूद है, लेकिन जो जीआईटी की कॉपी हैंडओवर की गई थी पुलिस को और साथ उनकी कस्टडी दी गई डॉक्टर आसिम की, तो उन्होंने असल गवाहों के बयानात वहाँ से निकाल के जाली गवाहों के बयानात डाल दिए जो या मर चुके हैं या वहाँ मौजूद ही नहीं, उनके घर नहीं है वहाँ पे, तो वो एड्रेसेस गलत हैं। नतीजा ये है कि डॉक्टर आसिम जो है वो अगर उसी जीआईटी पे उसका ट्रायल हो तो जो टेररिज्म के केसेस पे उसके ऊपर केस बना हुआ है, मुख्तसर सा वक्त रह गया, अगर आप कोई खबर आप शेयर कर सकें हम्माद सिद्दीकी की, उसे कब जाहिर किया जाएगा? हम्माद सिद्दीकी के बारे में मुझे ज़ाती तौर पे इल्म नहीं, अगर इल्म होता तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करता। मुझे ये इसका पता नहीं है कि वो किसकी कस्टडी में और कहाँ पे है। रेड वारंट इसके जारी किए गए थे इंटरपोल से और बताया जा रहा था कि इसको पकड़ लिया गया, फिर बताया गया कि इसको लाया जा रहा है, और कुछ लोगों का, दुरीदा दहनों का कुछ ये कहना है जो सिक्योरिटी इदारों से नाला पाए जाते हैं हर वक्त, कि सिक्योरिटी इदारों की ये मिली भगत है खुदा न खास्ता, और इसे उस वक्त जाहिर किया जाएगा कि जब उनका अपना मफाद होगा। आप इस पर क्या तबसरा फरमाना चाहेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर तरदीद हो जाए इस एक ख्याल की? देखिए, मसला ये नहीं है, आपने देखा था कि उज़ैर बलोच का किस्सा भी इसी तरह हुआ था। उज़ैर बलोच जो है वो सिविल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया था। जब ट्रायल शुरू हुआ तो पहले ही केस में उसको बरी कर दिया गया। अब उसके 99 केसेस हैं या 100 केसेस हैं उसके ऊपर कत्ल के, तो पहली इब्तदाई गलत हुई और उसके बाद उसने बाकी भी इसी तरह पेशियों में कुछ देर के बाद उसने फारग हो जाना था, तो वो दोबारा कस्टडी में लेना पड़ा। मसला इस वक्त ये नहीं है कि हमें अपने मतलब के लिए आर्मी को चाहिए होगा, ये कुछ और नहीं। मसला ये है कि आज माहौल इस किस्म का है कि अगर 1000 कत्ल किया हुआ आदमी भी इनके हवाले किया जाए तो उसको छोड़ दिया जाएगा, वो किसी न किसी बहाने छूट जाएगा, क्योंकि उसमें जब बड़े लोगों के नाम आएंगे वो भागदौड़ करके छुड़ाएंगे। आज टेस्ट केस आपका पड़ा हुआ रॉ अनवार वाला, सारी बात सामने आ जाएगी, उसमें तो आर्मी इन्वॉल्व नहीं है। ये तो दुखती रहेगा सर, आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूं कि आपने अपनी अलालत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आएंगे तो MQM की जान छोड़कर अब MQM के मफतूहा इलाकों को जो फतह करने का सिलसिला पीपल्स पार्टी की जानिब से शुरू किया गया है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं। वक्त कम है। अखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। चट्टान साहब, सर आपको खुशामदीद कहते हुए मुबारकबाद दूंगा कि बिलाखिर 40+ सालों के बाद पीपल्स पार्टी ने लियाकताबाद को फ़तह कर लिया और इस फ़तह में भी
अंदरूनी तौर पर आपको भरपूर महाजिर कौम के अनमोल रत्नों की तरफ से सपोर्ट मिली, वरना उसके बगैर तो इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता था। कल तक जो अल्ताफ़ हुसैन के गाने गाते थे, आज वो गुटखा खाकर पीपल्स पार्टी के झंडे लगा रहे थे। ये सब देख करके ज़ाहिर है कि खुशी भी हुई। बिलावल साहब ने अलग सलवातें सुनाई अल्ताफ़ हुसैन को और उसके साथियों को, और कहा है कि अगर मुनहरिफीन जो हैं वो भी ख़राब हैं, अल्ताफ़ हुसैन भी ख़राब है, हमने कराची को लंदन वालों से आज़ाद कराया है। जलसे गाँव वालों का तो पता नहीं, यहाँ मेरे स्टूडियो में कुछ लोग बहुत हंस रहे थे, तो आप उनकी हंसी पर क्या तबसरा फरमाएंगे कि कल तक मफाहमत आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, वो भी MQM से, सब मिल बांट करके अपना हिसाब किताब यानी कि समझ रहे होंगे आप, तो अब क्या कहेंगे सर आप? बहुत मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। हमारा आपकी एक तो आवाज़ थोड़ी सी उसमें ज़रा सा प्रॉब्लम है, अगर आप काइंडली थोड़ा सा कहीं बाहर निकल कर के आएँ तो मैं ज़्यादा अच्छी तौर पे आपसे बात कर पाऊंगा। दूसरी बात ये, एक और स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है नवाज शरीफ ने दोस्ती की आड़ में खिलवाड़ किया, इनके साथ जन्नत में भी नहीं जाना जरदारी। तो कुछ नून लीग वाले मुझे मिले थे, वो पूछ रहे थे कि क्या जरदारी साहब जन्नत में भी होंगे? अब इस बात का, इस बेतुके सवाल का क्या जवाब दिया जाए सर? देखिए जी, जिंदगी और मौत के फैसले, जन्नत और दोज़ख के फैसले ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कभी ऐसे लोग हमने बहुत सारे, तो सर ये तो बयानी गलत हो गया ना, जब फैसला अल्लाह के इख्तियार में तो जरदारी साहब कैसे मना कर सकते हैं कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? उनको जाना पड़ेगा। ये कहावत है, ये तो लोग एक कहावत कहते हैं, कोई किसको कहता है ये बहुत शेर का बच्चा है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप इसके पीछे पड़ जाएं कि भाई ये तो जंगल में नहीं है, ये तो घर में रहते हैं, ये किस तरह का शेर का बच्चा है। आपको नहीं पता, हम तो देहाती लोग हैं, हम तो बात करते हैं, इसके लिए मिसालें देते हैं, इसके लिए कहावत देते हैं। तो जरदारी साहब ने कहावत कह दिया था, यानी इतना सख्ती से कह दिया था कि किसी भी हाल में ऐसे धोखाबाजात के साथ में आगे जाने के लिए तैयार। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सपोर्टिंग एरिया में लियाकताबाद में आपने आज जलसा किया है, लियाकताबाद के अवाम के लोगों का दिल जीतने के लिए और बहुत सारे हरबे इख्तियार किए जा सकते हैं, तो क्या आप मुस्तकबिल करीब में हम ये भी देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों के साथ बैठ करके पान और गुटखा वगैरह शेयर करेंगे? क्योंकि वहाँ तो मामला ज़रा MQM ने कुछ अलग ही कर रखे हैं। हम तो जी सबको दरख्वास्त करते कि ये छोटी छोटी तंजीमें खत्म करो, पाकिस्तान विफाक का नाम है, विफाक की सियासत करो, पाकिस्तान की सियासत करो, ये पुख्तूनों के नाम पे सियासत, ये बलूचों के नाम पे सियासत, ये महाजिरों के नाम पे सियासत, ये सिंधियों के नाम पे सियासत, इस चीज को खत्म करो, पाकिस्तान की सियासत करो, पाकिस्तान के विफाक की सियासत करो। हम तो सबको दावत दे रहे हैं कि आओ हमारे साथ मिलकर चलो, ताकि हम पाकिस्तान को मजबूत करें, एक पुरअमन पाकिस्तान बनाए, जिसमें अक़लियतों को भी अपना हक मिले, जिसमें बलूचों को भी अपना हक मिले, जिसमें पुख्तूनों को भी अपना हक मिले, जिसमें महाजिरों को भी अपना हक मिले। गॉट योर पॉइंट सर, लेकिन आपके एक जवाब में बड़ी खूबसूरत बात आपने कही थी, और ये मैं समझता हूँ निदा थी अल्लाह ताला की तरफ से, गैब से ये कहलवाई गई थी बात आपसे कि छोटी छोटी सियासी जमातें हैं, और अल्लाह ताला वाहिद यानी हस्ती है, अल्लाह ताला की हस्ती वो वाहिद हस्ती है जो इस बात की ऐनी शाहिद है, गवाह है, जिसने देखा है। कराची वाले अगर भूल भी जाएँ तो भी भूलते रहें कि ये पाकिस्तान की किसी दौर में तीसरी बड़ी सियासी जमात होने की दाई थी, जिसे आपने अभी छोटी छोटी जमातों का टाइटल दे करके हमारी आंखें खोल दी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर आई ओपनिंग आंसर। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।